अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 द एटियोलॉजी ऑफ ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं और इसमें से एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर की आउटलाइन दी हुई है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि इसी से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके ड्राइव होनी है। तो इटियोलॉजी का मतलब है कि क्या कॉजेज़ होती हैं आपकी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स की। तो 3 मेजर हमारी कॉजेज़ हैं। एक है हमारी स्पेसिफिक कॉजेज़, जिसके अंदर हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, फीटल एंड पेरीनेटल पीरियड। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद जो आता है हमारा फीटल पीरियड होता है, उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड के अंदर डिफॉर्मिटीज डेवलप हो सकती हैं। एडोलेसेंस और अर्ली एडल्ट लाइफ के अंदर कौन कौन सी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, और अल्टीमेटली आपकी डेंटल डेवलपमेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं उन सबसे भी आपकी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो सकती हैं। तो ये हो गई हमारे पास स्पेसिफिक कॉजेज जो कि आपकी मैलोक्लूजन जो है वो करवा रही होती हैं। उसके बाद आती हैं कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जीन्स में ही होता है कि अगर पेरेंट्स के दांत उस तरीके के हैं, जॉ उस तरीके का है, तो बच्चों का भी आगे वैसा ही जॉ जो है वो हो। तो ये होगा हमारे पास सिंपली जेनेटिक इन्फ्लुएंस। और लास्ट में आती है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जिसके अंदर ये होता है कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, सकिंग की हैबिट, टंग थ्रस्टिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, या आपकी कोई ऐसे कोई इंसिडेंट हो गया ड्यूरिंग योर लाइफ की जिसकी वजह से आपके टीथ की जो है वो मूवमेंट होने लग जाती है। तो ये हो गए हमारे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जिसकी वजह से आपकी मैलोक्लूजन जो है वो डेवलप होती है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे मेजर इटियोलॉजी के कॉजेज होते हैं। अच्छा, नीचे अगर हम आ जाएं तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं 2 टर्म्स यहाँ पे आ रही होती हैं। एक आती है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हमारा टिश्यू डेवलप हो रहा था इनिशियली, लेकिन देन इट फेल टू कंटिन्यू इट्स नॉर्मल डेवलपमेंट, यानी कि स्टार्ट सही हुआ था लेकिन फिर बीच में खराब हो गया, तो ये उसको कहते हैं हम डिफॉर्मिटी। दूसरी टर्म होती है हमारे पास मैलक्लूजन। मैलक्लूजन का मतलब ये है कि बिगनिंग से ही आपका जो टिश्यू है वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने कहा ये आपको साथ साथ बता दूं। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपनी स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ मैलोक्लूजन। स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ मैलोक्लूजन में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डिस्टर्बेंसेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसको जरा सा हम अच्छे से सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, क्या क्या डिस्टर्बेंसेज आते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहते हैं अगर आपके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हों तो आपका एम्ब्रियो जो है वो इट सेल्फ ही डेथ कर जाता है, मतलब मर जाता है। ठीक है, कहते हैं 20% ऑफ अर्ली प्रेगनेंसीज जो टर्मिनेट होती हैं वो तब हो जाती हैं जब तक मदर को पता भी नहीं लगता कि कंसेप्शन जो है वो हो चुकी हुई है। और ये डेथ सिर्फ इसलिए ही हो रही होती है क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर किसी किस्म का कोई जेनेटिक डिफेक्ट आया हुआ होता है। ठीक है, फिर अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने लगे हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बनते होते हैं, वो है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं। कहते हैं कोई भी ऐसा केमिकल या एजेंट जो कि आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट जो है कॉज कर सकता है एट गिवन क्रिटिकल टाइम, यानी कि एक अगर स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक केमिकल या स्पेसिफिक एजेंट एक्सेसिव अमाउंट में लिया जाए और वो आपकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को रोके या उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट लाए, उसको हम कहते हैं टेराटोजेन। ठीक है, कहते हैं मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स दे डू नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल डेवलपमेंट। अगर ये आपकी नॉर्मल डोज पे हो या अगर बहुत हाई डोज पे होंगे तो डायरेक्टली आपके एम्ब्रियो को किल ही कर देंगे, कोई डिफेक्ट नहीं लाएंगे। तो अगर तो ये डिफेक्ट नहीं ला रहे और अगर नॉर्मल डोज में लिए जा रहे हैं, कोई मसला नहीं कर रहे, तो उसको हम टेराटोजेनिक नहीं कहते। टेराटोजेन वो होगा जो कि स्पेसिफिक डिफेक्ट लाए अगर एक स्पेसिफिक मिकदार में प्रेजेंट हो एट अ गिवन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, यानी कि हर टेराटोजेन क्या होगा कि एट लो लेवल्स भी आपके डिफेक्ट लाएगा और हाई डोज के ऊपर तो लीथल ही हो जाएगा। तो टेराटोजेन जो है वो ऐसा नहीं है कि डेथ कॉज कर रहा है, एट लो लेवल्स उसने कोई डिफेक्ट कॉज करना है और हाई लेवल्स पे तो वो डेथ ही करवा देगा आपके एम्ब्रियो की। ठीक है, मोस्ट रिसेंट जो है वो जीका वायरस है, कहते हैं इसके अंदर, जो कि माइक्रोस्फेरिक कराता है। अभी इसके अंदर पूरा टेराटोजेन का एक हमारे पास टेबल आएगा जो कि हमने बड़े अच्छे से याद करना है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ये वाला टेबल। अब ये टेबल बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं और यूक्यूज भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से टेराटोजेन होते हैं, टेराटोजेन क्या होता है, तो ये हमने अच्छे से पढ़ना है। अब इसके अंदर अमाइनोप्ट्रिन क्या करवाता है, एंसेफेली कराता है। एंसेफेली से मुराद है कि आपका मेजर पोर्शन ऑफ स्कल जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है इसके अंदर। ठीक है, ये सारे हमारे टेराटोजेंस हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास अच्छा, अब हम 4 ड्रग्स ऐसे देखेंगे, सॉरी 4 हैं कि 5 हैं, 4 है। 4 अब ऐसे ड्रग्स देखेंगे जो कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के साथ इन्वॉल्व है। नंबर 1 एस्प्रिन,
नंबर 2 सिगरेट स्मोकिंग से हाइपोक्सिया होगा जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होगी। फिर आता है हमारे पास डायलेंटिन जो कि आपका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट करवाएगा, और फिर आएगा 6 मरकेप्टोप्यूरिन जो कि आपका क्लेफ्ट पैलेट करवाएगा। तो ये 4 ड्रग्स हमारे पास ऐसे हो गए जिन्होंने क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट करवाना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद 4 टेरोडोजेंस हमारे पास ऐसे आ जाएंगे जो कि माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली या माइक्रोप्थेल्मिया के अंदर इन्वॉल्व होंगे। माइक्रोसेफेली का मतलब ये है कि जो आपकी स्कल होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, एनसेफेली में तो मेजर पोर्शन डेवलप्ड ही नहीं था। ठीक है, और हाइड्रोसेफेली के अंदर ये होता है कि आपके जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने की वजह से आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास साइटोमेगालोवायरस है इस काम को करवाने के लिए। फिर नंबर 2 पे जिसको मैंने बी से लिखा हुआ है वो है हमारे पास टॉक्सोप्लाज्म। ठीक है, सेम काम करवा रहा है। सी से हमारे पास है एक्स रेडिएशन जो कि माइक्रोसेफेली करवा रही है, और लास्ट में आता है जीका वायरस जो कि माइक्रोसेफेली और ब्रेन डैमेज करवा रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास कुछ वैसे ही टेरोडोजेंस प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस करवा रहे होंगे, जिसके अंदर हमारे पास आता है इथाइल अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल सिंपली अगर हम कहें वो कराएगी हमारी मिड फेज की डेफिशिएंसी, सेंट्रल मिड फेज की डेफिशिएंसी। इसको हम कह रहे होते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसका बहुत ज़्यादा आगे जाके जिक्र होगा, FAS के नाम से आ रहा होगा, जिसके अंदर अल्कोहल बहुत ज़्यादा ली जाए एट स्पेसिफिक टाइम तो आपका जो मिड फेज है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता। उसके बाद आती है हमारे पास 13 से स्ट्रेटिनोइक एसिड जो कि एंटी एक्नी के अंदर यूज हो रहा होता है। इसका दूसरा नाम जो है वो एक्यूटेन है। इससे क्या मसला होता है कि आपकी क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया होता है, और ट्रिकर कॉलन सिंड्रोम ये एक स्पेसिफिक सिंड्रोम है जो कि इससे डेवलप हो सकता है। आगे आ जाएं तो हमारे पास आएगा रुबेला वायरस जो कि माइक्रोप्थेल्मिया कराएगा, कैटरैक्ट डेफनेस करवाता है। थैलिडोमाइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मेल फॉर्मेशन होगी क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया की, और ये भी हमें ट्रिकर कॉलन सिंड्रोम कराएगा। तो ट्रिकर कॉलन में भी 3 चीज़ें आ रही होती हैं। ट्रिकर कॉलन जो है वो हमारे रेटिनोइक एसिड से होगा, थैलिडोमाइड से होगा, और हमारे बेरियम से होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आ गई जो कि हमारी ट्रिकर कॉलन के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन डी की एक्सेस से, कहते हैं विटामिन डी की एक्सेस से प्रीमेच्योर स्विचर क्लोजर हो सकता है। तो इसके अंदर भी जो प्रीमेच्योर स्विचर्स का क्लोजर होता है इसमें भी हमारा एक सिंड्रोम आ जाता है जो हम आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा होता है क्रूजन सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर इस टेबल को जरा आप इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ लें कि हर सिंड्रोम के अकॉर्डिंगली अगर उनके टेरोडोजन याद कर लें तो इसको थोड़ा सा याद करना भी आसान हो जाएगा, और अगर आपसे MCQs में इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप प्रॉपर्ली इसको अटेम्प्ट भी कर सकेंगे क्योंकि आपने इसको इस सीक्वेंस में पढ़ा हुआ होगा। तो हमने इसको अगर हम एक दफ़ा जल्दी से इसको रिवाइज कर लें तो पहले हमने एक इस तरह के ड्रग्स पढ़े हैं, सॉरी नॉट ड्रग्स, टेरोडोजेंस पढ़े हैं जो कि डिफरेंट इश्यूज करवा रहे हैं, जिसके अंदर अमाइट्रोप्ट्रिन करा रहा है एंसेफेली, इथाइल अल्कोहल करा रहा है FAS यानी कि सेंट्रल मिड फेज डेफिशिएंसी, रुबेला वायरस करवाती है माइक्रोप्थेल्मिया, कैटरैक्ट डेफनेस, और विटामिन डी की एक्सेस करवाती है हमें प्रीमेच्योर स्विचर क्लोजर। फिर हमारे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के 4 आ जाते हैं जिसके अंदर एस्प्रिन, सिगरेट स्मोकिंग, डेलेंटिन और 6 मरकेप्टोप्यूरिन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोसेफेली वाले और हाइड्रोसेफेली वाले, जिसके अंदर हमारे अगेन 4 हैं। साइटोमेगालोवायरस है, हमारे पास टॉक्सोप्लाज्म है, एक्स रेडिएशन है, और जीका वायरस है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं ट्रिकर कॉलन सिंड्रोम वाले। ट्रिकर कॉलन सिंड्रोम वाले जो हैं वो आपका रेटिनोइक एसिड, एंटी एक्नी के लिए एक्यूटेन है, आपका थैलिडोमाइड है, और आपकी यहाँ पे वेलियम है। ठीक है, तो ये हमने ये वाला टेबल पढ़ लिया जो कि इस चैप्टर में से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, अब हम पढ़ क्या रहे थे, हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे कि अब एक एक करके जो भी इन सिंड्रोम्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है टेक्स्ट के अंदर अब हमने वो कवर करनी है, क्योंकि ये आपको जो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सिंड्रोम्स के साथ उनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको MCQ जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट के अंदर सिंड्रोम आता है वो आता है हमारे पास फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो कि इथाइल अल्कोहल की एक्सेस से हो रहा था। कहते हैं ये डेवलप होना शुरू होता है इन द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट। करेक्टरिस्टिक फेसेस आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है आपके मिड लाइन टिश्यूज की प्लस आपकी डेवलपिंग ब्रेन की, और ये कब होता है जब मिटरनल एथेनॉल लेवल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हों। कहते हैं ये हाई लेवल्स जो हैं मोस्टली आपके क्रॉनिक अल्कोहलिक्स के अंदर ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल्स होंगे अल्कोहल के तो ही इसकी जो अफेक्ट है वो डेवलप होगा। मेजरली अफेक्ट कहाँ हो रहा होगा, आपके मिड फेस के अंदर ही इसका जो मेजर अफेक्ट है वो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब इसका ऊपर बहुत दफ़ा जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के करेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस क्या होती है, ये प्रॉपर आपसे क्वेश्चन आता है।
दो चीज़ें याद कर रखनी है इसके अंदर। एक तो ये 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर डेवलप हो रहा है, जब उस टाइम पे आपकी अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, ये चीज़ इसके अंदर टेबल याद करना है, सॉरी ये इमेज याद करनी है। अब इसके अंदर क्या है, हम इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं। मिड फेज के अंदर बहुत सारे मसले हैं। मिड फेज के अंदर पहली बात, शॉर्ट पैल्पेब्रल फिशर्स हैं आपके, ठीक है। ये जो आईज की जो ओपनिंग्स हैं वो बहुत छोटी हैं। मिड फेस जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट है, ये एरिया जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट सा है। नोज जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। इनडिस्टिंक्ट फिल्ट्रम है, यानी कि यहाँ जो हमारे लिप और नोज के दरमियान में एक छोटा सा जो गड्ढा सा एक होता है वो यहाँ पे बिल्कुल ही इनडिस्टिंक्ट है। अपर लिप जो है वो बिल्कुल ही थिन है, ठीक है। तो ये इसके 5 डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स हो गए। एसोसिएटेड फीचर्स में आ जाता है कि हमारा जो नेजल ब्रिज है वो बिल्कुल ही लो है, यानी कि ये भी इतना रेज नहीं है। एपिकेंथल फोल्ड्स हैं इसके अंदर, यानी कि आई लिड के मल्टीपल फोल्ड्स आ रहे हो इसके अंदर। माइनर ईयर की एबनॉर्मलिटीज होती हैं और माइक्रोगनेथिया भी है, यानी कि लोअर जॉ जो है वो भी थोड़ा सा स्मॉल है। और ये क्या है, आपकी हाई ब्लड अल्कोहल लेवल्स की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जो मैंने अभी कहा है 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये डेवलप होना शुरू हो रहा होता है। पहला हमने सिंड्रोम पढ़ लिया, FAS जो टेक्स्ट में मेंशन था। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं मेनी ऑफ द क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं हमारी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की एबनॉर्मलिटीज से। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या होते हैं, जब हमारी न्यूरल ट्यूब्स बनती हैं, जब न्यूरल ट्यूब्स फोल्ड होती हैं तो उनमें से कुछ सेल्स जो हैं निकलते हैं और माइग्रेट होके क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे फेशियल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं न्यूरल सेल्स की माइग्रेशन अवे फ्रॉम द न्यूरल फोल्ड्स, ये जो है लेटर पार्ट ऑफ द 3rd एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 4th वीक के अंदर हो रही होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर आवर फेशियल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमारे मेजर फेशियल स्ट्रक्चर्स ब्रेन का काफ़ी हिस्सा इन्हीं से बनना होता है। कहते हैं जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं ये आपका काफ़ी सारा मीजेनकाइम यानी कि सॉफ्ट टिश्यू, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं फेस का। और इनमें से काफ़ी ये जो सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू स्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बोन ऑफ द जॉज वगैरह, ये सब टीथ वगैरह, ये सब इन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का काम होता है। तो कोई भी ऐसा टेरोटोजिन जो कि इनको अफेक्ट करेगा वो आपकी फेस की काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ को अराइज करवाएगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट में एक और बात लिखी हुई है, एंटी एक्नी, जो मैं बार बार कह रही हूँ, आपका ड्रग है एक्यूटेन, जिसको हमने रेटिनोइक एसिड पहले कहा हुआ है। इसकी वजह से कहते हैं ये आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की, काफ़ी सारे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की डेथ करवा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली क्या होता है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और ड्रग का नाम जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड से भी यही होगा कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज आती हैं, क्योंकि वो आपकी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की डेथ हो जाती है। जीका वायरस से भी यही है कि एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी अगर जीका वायरस से एक्सपोजर होगा तो ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो आपकी इंपेयर होती है और अल्टीमेटली ब्रेन ग्रोथ प्रॉपरली नहीं जब होगी तो माइक्रोसेफेली हो जाएगी और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि जब ब्रेन ही नहीं ग्रो कर रहा तो स्कल भी ग्रो नहीं करेगा, जिसकी वजह से स्कल जो है छोटा रह जाएगा तो माइक्रोसेफेली हो गई, और ब्रेन ग्रो नहीं किया तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी आ गए। ये हमारे जीका वायरस, तो ये हमने टेक्स्ट में से भी कुछ ड्रग्स पढ़ लिया। अच्छा, अब हमारे पास आता है सेकेंड मेजर इशू जो कि FAS के बाद आ रहा है, वो है हमारे पास ट्रिकर कॉलिन सिंड्रोम। ट्रिकर कॉलिन सिंड्रोम की 4 टेरिटोजिन्स तो अभी हमने टेक्स्ट के अंदर पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर हो क्या रहा होता है, फेशियली अगर हम देखें तो कहते हैं रिड्यूस लेवल ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू होगा इन द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द फेस। लेटरल साइड FAS के अंदर मिड फेस नहीं डेवलप हो रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ट्रिकर कॉलिन सिंड्रोम के अंदर आपके लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द फेस जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, MCQs के अंदर भी ये सारे एस्पेक्ट्स दिए हुए होंगे, आपको बताना होगा कौन सा सिंड्रोम है, ठीक है। तो ट्रिकर कॉलिन सिंड्रोम हो क्यों रहा होता है, कहते हैं आपकी जो ट्रिकर TCOF1 आपकी जीन है उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी, और ये क्यों आ रही है, इन टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से आ रही है। जो 4 हमने पीछे टेरिटोजन पढ़े हैं वो इस जीन के अंदर म्यूटेशन लाएंगे। जब वो इस जीन के अंदर म्यूटेशन लाएंगे एट 4th वीक तो क्या होगा, ये ट्रिकर कॉलिन सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसी टाइम पे ट्रिकर कॉलिन को भी देख लेते हैं ताकि हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो कवर हो जाए। ट्रिकर कॉलिन के अंदर क्या मसला आ रहा है कि आपके लेटरल साइड जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पे मेसेनकाइमल टिश्यू आपके लेटरल पार्ट ऑफ द फेस के अंदर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहा, और लेटरल ऑर्बिटल और जाइगोमेटिक एरियाज जो हैं वो भी आपके अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, इसको आप किसी भी इमेज से जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। कोई भी आप ट्रिकर कॉलिन सिंड्रोम के टेक्स्ट लिखें तो वो आपको गूगल पे आ जाएगा, मैंने भी वहीं से कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर फर्दर आपको क्या मिल रहा है, आपके जाइगोमास जो है, मैंने जैसे पहले बताया उनकी हाइपोप्लास्टिक साइड, उनके साइड्स पे ये जाइगोमा नहीं डेवलप हो रहा, तो डिप्रेस्ड चीक्स मिलेंगे आपको, डाउनवर्ड स्लूपिंग लोअर आईलिड आपको मिलेगी, ठीक है। नैरो फेस होगा आपका, रिट्यूडेड चिन होगी, चिन काफी अंदर करके होगी,
क्योंकि आपके कंडाइल्स जो हैं वो भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहे। कंडाइल और कोरोनाइड ये भी आपके लेटरली प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहे, तो नैरो फेस हो गया और चिन जो है वो काफ़ी अंदर करके हो गई। फिर आता है हमारे पास मैलफॉर्म पिन्ना, यानी कि कान प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ हुआ, और मैक्रोस्टोमिया, यानी कि बीच में से जो बस माउथ की ओपनिंग है वो बड़ी लग रही होगी, क्योंकि साइड जो है छोटी हैं, तो मिड में जो मैक्रो मतलब मुंह है वो थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास हो गया ट्रीकर कॉलिन सिंड्रोम। उसके हमने टेरोटिजन्स भी पढ़ लिए थे और अब हमने इसके डिटेल भी थोड़ी सी देख ली। थर्ड, ये हमारा सेकंड हो गया, और सेकंड कब आ रहा है? 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में मसला आना शुरू होता है। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड इशू आता है। थर्ड इशू हमारे पास है क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया, जिसको हम हेमीफेशियल माइक्रोस्टोमिया भी कह रहे होते हैं। इसके अंदर भी आपके लेटरल फेस ही अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्रीकर कॉलिन और क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया दोनों के अंदर लेटरल फेस की एरियाज जो है वो डेफिशिएंटली डेवलप हो रहे हैं, और टिपिकली इसके अंदर आपका एक्सटर्नल ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड होता है, और जो दोनों रेमसेस होते हैं ऑफ द मैंडिबल एंड एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि वहाँ का रेमस के साथ जो भी मसल और फेशिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट होता है या मिसिंग होता है। प्लस आपको फेशियल एसिमेट्री मिलेगी, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक साइड पे हो रहा है, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक साइड पे हो रहा होगा तो सिर्फ उसी साइड के जो टिश्यूज हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे, ठीक है। इसकी कॉज क्या बनती है? कहते हैं कॉज आपकी इंसल्ट टू सेल्स पॉपुलेशन ही है, यानी कि वही जो आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं प्लस आपके कुछ ऐसे सेल्स जो कि आपकी फर्स्ट फ्रेंजियल आर्ट्स बना रहे होते हैं, अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे, प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड ड्यू टू टेरोटिजन, तो आपको क्या देखने को मिलेगी? या आपको क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी हम इसकी इमेज से जो है वो देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये है हमारे पास इसका स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। ये है क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया, जिसके अंदर बोथ एक्सटर्नल ईयर्स और आपका मैंडिबुलर रेमस के उसके एसोसिएटेड टिश्यूज नहीं डेवलप हुए हुए दोनों साइड्स पे, या आपकी अफेक्टेड साइड पे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली आपकी एक ही साइड को अफेक्ट कर रहा होता है जब वहाँ के आपके प्रॉपर सेल्स जो हैं डेवलप नहीं हो पाते। तो ये था हमारा क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया। अच्छा, ये भी हमारे लेटरल फेस का इशू था। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिए 3 इशूज। नेक्स्ट हमारे पास 4th इशू जो आता है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, वो है हमारे पास क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का इशू, ठीक है। कहते हैं ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट है इन्वॉल्विंग द फेस एंड जॉज, and second only to clubfoot in the entire spectrum of congenital deformities। अगर congenital deformities को सबको लिस्ट किया जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है clubfoot, और उसके बाद आ जाएगा cleft lip और cleft palate। और सिर्फ फेशियल एस्थेटिक्स की बात करें तो फेशियल के अंदर जो सबसे ज़्यादा होने वाला मसला है वो आपकी cleft lip और cleft palate का ही है। अच्छा, और ये क्यों अराइज होता है? ये तब हमारा अराइज होता है जब हमारी प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगी हमारे स्पेसिफिक प्रोमिनेंसेस की। हमने पढ़ा हुआ है अपनी एमडीयू के अंदर लेटरल मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस होती हैं, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होती है, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस होती है। ये सारी प्रोमिनेंसेस प्रॉपर्ली फ्यूज होती हैं तो हमारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है अपर लिप, लोअर लिप, जॉ, पैलेट सब कुछ बन पाता है। इनकी प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, तो ये वाला क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का जो इशू है वो अराइज हो सकता है। तो ये पार्ट ऑफ द फेज जो है हमारा डेवलप होना शुरू होता है बाय द एंड ऑफ द 4th वीक और ख़त्म होता है आपकी 8th वीक पे जाके, यानी कि इस दौरान जो है आपका फेज जो है वो बनना होता है 4th वीक के एंड से लेके 8th वीक तक, ठीक है, यानी कि 1 मंथ के पीरियड में ये सारे पोर्शन जो है वो उसमें बिल्ड होना होता है। फिर इसके बाद कहते हैं जो आपके ऑल्फैक्टरी प्लेकोड्स होते हैं, यानी कि जो नोज का जो एक बीच का जो एरिया होता है उसमें से आपके 2 पार्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं। एक आपका होता है लेटरल वाला, लेटरल नेजल प्रोमिनेंस, इसको अगर हम कलर कर दें तो ये है आपका, ये वाला हिस्सा होता है आपका लेटरल नेजल प्रोमिनेंस का, और जो बीच वाला हिस्सा होता है वो आपका होता है मीडियल नेजल प्रोमिनेंस का। उसके अलावा यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, और इस तरफ करके प्रेजेंट होगी आपकी मैंडिबुलर प्रोमिनेंस, ठीक है। अच्छा, अब इशू जो है वो यहीं से अराइज होता है। कहते हैं ये जब सारे आपके हिस्से मिलते हैं ना तो आपकी क्या बननी होती है, एक पैलेट सी एक बननी होती है। ये आपके जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस है या आपकी मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से मिलती है, ये भी मिलता है, यहाँ से आके ये भी इनके साथ मिलता है, तो आपके प्रॉपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप होने होते हैं। फिर कहते हैं जो आपका अ पोर्शन ऑफ द मीडियल नेजल प्रोमिनेंस दैट इज इन क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू ओरल कैविटी, ठीक है, जो स्ट्रोमोडियम जो आपकी ओरल कैविटी बना रहा होगा उसको हम कहते हैं प्री मैक्सिलरी सेगमेंट, ठीक है। मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, मीडियल नेजल प्रोमिनेंस जो कि बिल्कुल आपके ओरल ओपनिंग के साथ होती है, ये नीचे वाला पोर्शन होगा थोड़ा सा, अगर ये आपका मीडियल वाला पार्ट है
तो ये वाला हिस्सा जो कि बिल्कुल आपकी यहाँ पे माउथ ओपनिंग के पास है, ये क्या बनाता है, इसको हम कहते हैं प्री मैक्सिलरी सेगमेंट। उसके अलावा कहते हैं द अदर टू स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ऑरिजिन ऑफ द स्टोमोडियम। स्टोमोडियम का मतलब आपकी माउथ की ओपनिंग। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कहते हैं द मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, जो बीच में थी हमारी, यहाँ पे जो थी हमारी मैक्सिलरी प्रोमिनेंस थी, ठीक है, उसका कौन सा वाला पार्ट, उसका मीडियल मोस्ट पार्ट आपको क्या बना के दे रहा है, आपका स्टोमोडियम बना रहा है, ठीक है। प्लस कहते हैं आपकी डिस्टिंक्ट बायलैटरल बल्जेस एडजेसेंट टू द लैटरल प्रोमिनेंसेस एंड प्री मैक्सिलरी ग्रोथ सेंटर्स, ये सब जो है मिलके आपकी क्या बना रहे हैं, आपका स्टोमोडियम बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है मैंडिबुलर प्रोमिनेंस, जो नीचे का मैंडिबुलर प्रोमिनेंस है, इसने भी आपकी माउथ की फॉर्मेशन में हेल्प करनी है। तो ऊपर के 3 स्ट्रक्चर्स और नीचे का ये एक स्ट्रक्चर, ये सब मिलके आपका माउथ ओपनिंग जो है वो बना रहे होते हैं। कहते हैं फॉर नॉर्मल लिप एंड पैलेटल प्राइमरी क्लोजर, ये सारे, ये जो आपका लेटरल नेजल प्रोमिनेंस है, इसने मैक्सिलरी के साथ, प्रोमिनेंस के साथ और प्री मैक्सिलरी सेगमेंट के साथ जो है फ्यूज करना होता है। लेटरल साइड से आपका नेजल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्लस विद इट्स प्री मैक्सिलरी सेगमेंट, ये सब जब प्रॉपर्ली क्लोज करेंगे तो आपका नॉर्मल लिप और नॉर्मल पैलेट जो है बनेगा, ठीक है। तो इसी से हमें पता लग जाता है कि जब ऑफ कोर्स ये नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अपनी क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप मिलेगी। अच्छा, अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो इसी के टेक्स्ट में यही चीज़ जो मैं अभी आपको बताई थी, ये इन्होंने यहाँ पे भी बना के दिखाई हुई है। इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं कि जो आपकी मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस जब दोनों साइड्स के मिलते हैं तो आपकी नोज़ डेवलप होती है, आपकी नोज़ का जो ब्रिज है, जो एलआर है, वो डेवलप होता है। फिर आपके लेटरल और नेजल के मिलने से जो आपका एलआर है वो नोज़ का डेवलप होगा। और उसके अलावा लेटरल नेजल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्रोसेस को मिलने से आपका जो चीक का पोर्शन है वो डेवलप होता है। आपके यहाँ पे जॉ का जो पोर्शन है वो डेवलप होता है, जिस जॉ के पोर्शन के अंदर आपके लेटरल इंसाइजर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। फिर अगर बात करें आपके इस मिड पोर्शन की, ये डेवलप हो रहा होता है आपकी मैक्सिलरी नेजल प्रोमिनेंस और मीडियल नेजल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्रोसेस के मिलने से। यहाँ पे आपका एल्वियोलर पार्ट वो वाला जो कि आपके सेंट्रल इंसाइजर्स लेगा, वो वाला एल्वियोलर हिस्सा डेवलप होगा। उसके अलावा आपका फिल्ट्रम ऑफ द जो है वो डेवलप होगा। यहाँ से नीचे आ जाएं तो नीचे आपका मैक्सिलरी प्रोसेस और मीडियल नेजल प्रोमिनेंस मिलने से क्या डेवलप हो रहा है, आपका अपर लिप डेवलप हो रहा है और मैंडिबुलर प्रोसेस से आपका लोअर लिप जो है वो डेवलप होगा। और इन तीनों स्ट्रक्चर से मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, जैसे हमने पहले पढ़ा है, आपका स्टोमोडियम यानी कि माउथ ओपनिंग जो है वो डेवलप हो रही है। इन सारे स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी कोई फ्यूजन के अंदर डिफेक्ट आएगा तो आपकी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाला जो इशू है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। यही बात यहाँ पे उन्होंने सारी मेंशन की हुई है कि फिल्ट्रम ऑफ द अपर लिप कैसे बन रहा था, आपके मीडियल और मैक्सिलरी प्रोसेस से एल्वियोलर रिज भी उसी पार्ट से बन रही है, वो वाली एल्वियोलर रिज जहाँ पे आपके अपर सेंट्रल इंसाइजर्स प्रेजेंट होंगे और अपर लेटरल इंसाइजर्स का सिर्फ मीडियल पोर्शन प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें लेटरल पोर्शन ऑफ दी आपके अपर लेटरल इंसाइजर्स, तो वो बनेंगे आपके टिपिकली आपके मैक्सिलरी टिश्यूज के ओरिजिन से, यानी कि मैक्सिलरी प्रोसेस से। अब यहाँ पे कहते हैं ये जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है ये बायलैटरल भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। कंप्लीट तब होगी जब क्लेफ्ट एक्सटेंड करती है आपके अपर लेटरल इंसाइजर वाले एरिया से लेके पूरी पीछे तक, आपकी पूरी कंप्लीट पैलेट तक, ठीक है। और जब जो इनकम्प्लीट होती है वो आपकी पूरी पैलेट को इन्वॉल्व नहीं कर रही होती, वो आपकी हाफ पैलेट यानी कि सिर्फ प्राइमरी पैलेट वाले एरिया को इन्वॉल्व कर रही होती है। फिर कहते हैं जो आपका लिप क्लोजर है वो बाय दी एंड ऑफ द 7th वीक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन, जो कि बाय 9th एंड 10th वीक स्टार्ट होती है सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन। अब सेकेंडरी पैलेट जो है वो आपके मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस से ही टिश्यू ड्राइव होता है इसका, ठीक है। और मतलब जो मैक्सिलरी टिश्यूज होते हैं उससे अंदर की तरफ जो है आपके पैलेटल शेल्स जो हैं वो अराइज होते हैं और वो यूनाइट करते हैं, तो आपकी सेकेंडरी पैलेट जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी पैलेटल शेल्स भी अगर टू फार अवे होंगे, प्रॉपरली मिड लाइन के अंदर जाके ज्वाइन नहीं होंगे, तो क्या होगी, आपकी क्लेफ्ट पैलेट का जो इशू है वो यहाँ पे अराइज हो जाएगा। यही बात आगे की भी है। कहते हैं जो आपके ये जो सेकेंडरी पैलेटल शेल्स हैं ये अंदर से आपकी टंग के बिहाइंड से नीचे से अराइज होते हैं, ऊपर आते हैं और मिड लाइन में जाके ये मिलते हैं। इसका अगर हम यहाँ पे ये इसका एक इमेज बना के दिखाया हुआ है कि बाहर सारा आपका यहाँ पे फेस डेवलप हो रहा है, जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी, जो चीज़ों को डिस्कशन कर रहे थे, तो ये मैक्सिलरी प्रोसेस से ये दो आपके पैलेटल शेल्स जो हैं ये अंदर से अराइज होते हैं, एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, टंग से ऊपर आएंगे और टंग से ऊपर आने के बाद ये दोनों आपस में जाके मिड लाइन में यूनाइट होंगे। अगर ये यूनाइट नहीं होंगे तो आपकी क्लेफ्ट पैलेट जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगी।
अच्छा जी, ये चीज़ हमने देख ली। इसका जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो कहते हैं मैटरनल स्मोकिंग है। उसके अलावा 4 चीज़ें हमने टोटल अभी अपने पीछे पैराग्राफ के अंदर पढ़ी हैं, वो भी आपने इसके अंदर यहीं पे लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जो कि थी एस्प्रिन, स्मोकिंग है, उसके अलावा 6 मर्कैप्टोप्यूरिन है और डायलेंटिन है। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या कराती हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कराएंगी कि ये आपके सारे जो यूनियंस हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारे पास टिपिकल क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। उसके अलावा कहते हैं कुछ अनयूजुअल फेशियल क्लेफ्ट्स भी आती हैं जो कि दो यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। एक होता है कि आपका फेलियर ऑफ फेशियल प्रोमिनेंसेस होगा, यानी कि आपको मैक्रोस्टोमिया देखने को मिलेगा। मैक्रोस्टोमिया का मतलब होता है कि बहुत ही वाइड सी माउथ ओपनिंग होगी। ये वाइड माउथ ओपनिंग तब मिलेगी जब आपका मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस प्रॉपर्ली शट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब इनका प्रॉपर जंक्शन नहीं होगा तो आपको एक मैक्रोस्टोमिया देखने को मिलेगा, जो कि कोई भी ग्रोथ डेफिशिएंसी हो सकती है इन बोथ दी प्रोमिनेंसेस। उसके अलावा आपको एक ओब्लीक फेशियल क्लेफ्ट देखने को मिलेगी, जो कि तब होती है जब आपका मैक्सिलरी ग्रोथ सेंटर विद द लेटरल नेजल जो लेटरल नेजल प्रोमिनेंस है उसके साथ जो है प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, यानी कि मैक्सिलरी प्रोमिनेंस जब आपके लेटरल नेजल प्रोमिनेंस के साथ प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होगी तो आपको एक ऑब्लीक फेशियल क्लेफ्ट जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। आगे ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का उन्होंने दिखाया हुआ है कि टिपिकली जो है यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दिखाई हैं। बाकी इसकी जो जितना टेक्स्ट था इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने 4 डिफेक्ट्स पढ़े यहाँ पे। FAS था, ट्रिकर कॉलन था, फिर क्लीडोक्रेनियल था, उसके बाद हमने अभी पढ़ा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। अभी हमारे यहाँ पे आ गया है लास्ट एंड फाइनल डिफेक्ट जो कि है क्रेनियोसिनोस्टोसिस सिंड्रोम। क्रेनियोसिनोस्टोसिस सिंड्रोम जो है वो है हमारा वो वाला मसला जो कि आपके अर्ली क्लोजर ऑफ स्विचर से हो जाता है। ठीक है, इसका जो टेरिटोजेन हमने टेबल में पीछे पढ़ा है वो पढ़ा है एक्सेस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की एक्सेस होगी तो अर्ली क्लोजर ऑफ स्विचर्स आ जाएंगे। अब अर्ली क्लोजर ऑफ स्विचर जब भी होगा तो उससे क्या मसला आएगा कि आपके जो अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके बाहर से जो स्विचर्स हैं वो जल्दी क्लोज हो गए हैं। ठीक है, जब स्विचर्स ही क्लोज हो जाएंगे तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, ये मसला कैसे आ रहा होता है, कहते हैं आपकी म्यूटेशन आती है इन द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, और इसके अंदर क्या कराना होता है आपको सर्जिकली आप इसको बेहतर बना सकते हैं। किस तरीके से कि जो भी प्री मेच्योरली आपके फ्यूज एरियाज हैं उनको दोबारा से ओपन करके। ठीक है, और ताकि आपकी नॉर्मल हेड एंड शेप की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो सके। आइडियल टाइम फॉर सर्जरी जो है कि इन फ्यूज टिश्यूज को आप रिलीज करवाएं वो है आपका 6 to 9 मंथ्स ऑफ एज। फिर कहते हैं जब भी एक फ्यूजन होगी दैट अटैच टू द फेस एंड द क्रेनियल स्ट्रक्चर, उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही होगी। ये जो बात हमने पढ़ी है। अब इस क्रेनियोसिनोस्टोसिस सिंड्रोम के अंदर एक सिंड्रोम आता है जो कि है क्रूजन सिंड्रोम। सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है। क्रूजन सिंड्रोम जो है वो म्यूटेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 की ये जो जीन है इससे हो रहा होता है। ये क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर ये जीन आपकी प्रेजेंट होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर भी होगी अंडर डेवलपमेंट ऑफ मिड फेस एंड आईज। मिड फेस का पहला इशू आया था FAS जो कि हो रहा था 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में अल्कोहल से। अब ये एक और मसला आ गया है हमारे पास मिड फेस का जो कि है हमारा क्रूजन सिंड्रोम। ठीक है, इसको रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए इसको याद करना रिटेन करना ईजी रहे। अच्छा, ये इसमें अंदर क्या हो रहा होता है, हमारी बल्जिंग ऑफ द सॉकेट्स होगी। ये काफ़ी प्रोमिनेंटली अगर आपसे पूछा जाता है इसको बड़े हम इजीली पिक कर सकते हैं कि आपकी बल्जिंग ऑफ देयर आई की सॉकेट्स होगा। उसके अलावा कहते हैं प्री नेटल फ्यूजन हुई हुई होती है आपकी सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर स्विचर्स ऑफ द मैक्सिला प्लस वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट अलोंग द वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट। तो उससे क्या होता है कि आपका जो क्रेनियम है वो पोस्टीरियरली फ्यूज जब जल्दी हो जाता है तो आपका वहां से क्रेनियम जो है वो बढ़ नहीं पा रहा होता। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्शन ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट देखने को मिलेगी। और कहते हैं इसकी वजह से क्या होगा, जब ये अर्ली फ्यूजन हो जाएगा आपके इस एरिया के अंदर, क्योंकि ये एरिया कौन सा है आपके मैक्सिलरी स्विचर्स भी जो हैं जिसके अंदर जल्दी फ्यूज हो रहे हैं। सुपीरियरली एंड पोस्टीरियर स्विचर्स जो मैक्सिला के हैं वो जल्दी फ्यूज हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है जो मैक्सिला है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड ट्रांसलेट नहीं होता, जो कि भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि मैक्सिला की नॉर्मल ग्रोथ में क्या होगा कि मैक्सिला डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आएगा। जब मैक्सिला डाउनवर्ड और फॉरवर्ड नहीं आएगा तो आपका जो मिड फेस है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा। फर्दर क्योंकि ये आपके ऑर्बिट्स की वॉल के अराउंड ये स्विचर्स जो है फ्यूज हो रहे हैं, तो आपके जो ऑर्बिट है वो भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे। ऑर्बिट भी बहुत ही छोटे रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आइज की प्रोट्रूजन दिखेगी। ठीक है, यानी कि आइज बल्ज आउट होती हुई दिखाएंगी क्योंकि जो ऑर्बिट है वो छोटा रह गया है। ठीक हो गया, इसके अंदर ये चीज़ हो गई। अब ये इसके करेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस हमें दिखाई हुई है।
जिसके अंदर क्रूजन सिंड्रोम में कहते हैं आपको आइस की हाइपर टॉलरेशन दिखाई दे रही है, यानी कि आइस के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ द मिड फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, और प्री मेच्योर क्या हो क्या रहा है, प्री मेच्योर स्ट्रक्चर की फ्यूजन हो रही है अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट, एंड फॉरवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द मिड फेस जो है वो रिटार्डेड हो गई हुई है। ठीक है, फर्दर आपकी अपेरेंट प्रोट्रूजन है आइस की। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स जो है वो मैंने भी डिक्शनरी लिखे हुए हैं, जो कि क्योंकि ये इस पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसकी सिम्टम्स नहीं, इसके साइंस जो है हमें और ज़्यादा पता होने चाहिए। इसके अंदर और क्या क्या है, कहते हैं मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया है, मैक्सिलरी एरिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहा, ब्रेकीसेफेली है, ब्रेकीसेफेली यानी कि आपका जो स्कल है वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, तो शॉर्टर देन नॉर्मल हेड जो होगा उसको हम कहते हैं ब्रेकीसेफेली। आपका कैल्सिफाइड स्टाइलोहॉइड लिगामेंट इसके अंदर होता है, शॉर्ट अपर लिप है, और मैक्सिला क्योंकि आपका प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है ना, तो जब मैक्सिला पूरा जॉ डेवलप नहीं है तो अपर लिप के अपर टीथ के अंदर आपको क्राउडिंग भी दिखाई देगी क्योंकि जॉ छोटा है। ठीक है, उसके अलावा बायलैटरली या यूनिलैटरली आपको पोस्टीरियर क्रॉस बाइट दिखाई देगी क्योंकि मैक्सिला छोटा है, ऊपर वाले दांत मैक्सिला के अंदर होंगे, मैंडिबल के बाहर होंगे, तो क्रॉस बाइट बन जाएगी। पुअर विजन और हेयरिंग डिफेक्ट्स आएंगे, और ऑकुलर प्रोप्टोसिस यानी कि आईज जो है वो बल्ज आउट होती हुई दिखेंगी। तो ये 5 डिफेक्ट्स जो थे वो हमारे एसोसिएटेड थे विद दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो हमने पढ़ लिए हैं हमारे फर्स्ट मसले में से थे, जो कि हमारे मैल ओक्लूजन की स्पेसिफिक कॉजेज थी, जो कि एम्ब्रियोनिकली मसला कर रही थी। ठीक है, ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने इसको कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आते हैं ग्रोथ डिस्टर्बेंसेज इन द फीटल एंड पेरिनेटल पीरियड, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फीटल के अंदर और पेरिनेटल पीरियड के अंदर हमें क्या क्या मसले आते हैं जिसकी वजह से हमारी मैल ओक्लूजन हो सकती है। अब ये ज़रा सिंपल ईजी टॉपिक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला जो इशू हमारे पास आता है वो आता है फीटल मोल्डिंग और बर्थ इंजरीज का। अब यहाँ पे फीटल मोल्डिंग या इंट्रा यूट्राइन मोल्डिंग क्या होती है कि आपका जो फीटस है वो जितनी भी स्पेस उसके पास अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंगली वो मोल्ड हुआ हुआ होता है, जरा सा फोल्ड सा हुआ हुआ होता है। ठीक है, फर्दर जब वो यूटेरस से पास होगा, यानी कि आपकी बर्थ कनाल से जब पास होगा तो भी वो मोल्ड होके जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कहते हैं जो प्रेशर पड़ता है आपके डेवलपिंग फेस के ऊपर प्रीनेटली कैन लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग एरिया, यानी कि जब अभी बर्थ इंजरी नहीं होती स्पेसिफिकली, लेकिन चूंकि ये दिखाई बर्थ पे दी जाती है तो इसको हम इसके साथ जो है रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्दर कहते हैं कि समटाइम्स इन यूट्रस ही आपका क्या होता है कि जो फेस है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रेशर पड़ रहा होता है, या तो वो इस तरीके से होगा कि जो फेस है वो बिल्कुल चिन की तरफ फोल्ड हुआ हुआ है, मोल्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका मैंडिबुलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी, या क्या होगा कि आर्म जो है वो फेस की दोनों साइड के ऊपर प्रेस हुआ हुआ है बेबी का, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो मैक्सिलरी ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही होगी। तो ये दोनों मसले किस वजह से आ रहे हैं कि जो फीटस है उसकी मोल्डिंग कुछ इस तरीके से है, उसकी फोल्डिंग कुछ इस तरीके से है कि उसकी जो ग्रोथ है इन ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स की, मैक्सिलरी की और मैंडिबल की, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही। ठीक है, ये भी मैक्सिला में पढ़ा कि आर्म्स आए हुए थे दोनों साइड पे, मैंडिबल में कहा कि उसका जो हेड है वो फ्लेक्स हुआ हुआ है टाइटली अगेंस्ट द चेस्ट, जिसकी वजह से मैंडिबल जो है वो फॉरवर्ड ग्रो नहीं हो पा रहा। और ये इशू किस वजह से अराइज होता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ही कम है, अगर यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम होगा तो उससे क्या होगा कि अगेन बहुत छोटा एरिया होगा, छोटे एरिया की वजह से जो फीटस है वो बिल्कुल ही फोल्ड हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एट बर्थ जो है आपको बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल मैंडिबल देखने को मिलेगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2, इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है क्लेफ्ट पैलेट। नंबर 3, इसमें आ जाएगा आपका रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ ओरल कैविटी, यानी कि ओरल कैविटी जो है वो भी बहुत ही स्मॉल थी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आने लग जाएगी। ठीक है, जब ये 3-4 चीजें एक साथ इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, एक और चीज भी है, आपकी जो टंग है वो अपवर्ड ही होगी, जिसकी वजह से आपकी क्लेफ्ट पैलेट होगी। अच्छा, ये क्या बात है, अब इसमें क्या है, क्योंकि एरिया बहुत स्मॉल था, जब एरिया बहुत स्मॉल था आपका मैंडिबल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाया, मैंडिबल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाया तो क्या हुआ कि जब मैंडिबल ग्रो नहीं हुआ तो टंग भी आपकी ऊपर ही रही, नीचे नहीं आई। जब टंग आपकी अपवर्ड ही रही, नीचे नहीं आई, तो क्या हुआ, वो जो आपके पैरेटल शेल्स साइड से निकल के टंग से ऊपर जाने थे वो टंग से ऊपर जा ही नहीं पाए। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है ना, पैरेटल शेल्स जो है वो निकलते हैं टंग की साइड से और ऊपर जाकर टंग से फ्यूज होते हैं, लेकिन जब टंग ही ऊपर रही, क्योंकि मैंडिबल नीचे नहीं जा पा रहा था तो टंग भी ऊपर ही रही, तो क्या हुआ, वो आपकी क्लेफ्ट पैलेट बन गई, क्योंकि पैरेटल शेल्स जो है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाए। और अल्टीमेटली कहते हैं कि बहुत ही एक रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ ओरल कैविटी रहता है,
तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी एट बर्थ जो है वो देखी जाती है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। जब ये 4 चीज़ें इस सीक्वेंस में मिलती हैं विद मैंडिबुलर डेफिशिएंसी, तो क्या होता है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पेरी रॉबिन सीक्वेंस। अब यहाँ पे ख्याल रखने वाली बात यह है कि ये एक सीक्वेंस है, एक सिंड्रोम नहीं है, क्योंकि इसकी कोई एक डेफिनेट कॉज नहीं है, बल्कि मल्टीपल कॉजेज हैं जो कि अल्टीमेटली सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स करवा रही हैं। कि क्या क्या कॉजेज थी कि एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा था जिसकी वजह से मैंडिबल जो है वो डाउनवर्ड नहीं गया, प्रेस्ड रहा चिन के अगेंस्ट, फिर क्या हुआ, टंग नीचे नहीं गई, टंग नीचे नहीं गई तो क्लेफ्ट पैलेट हो गई, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हुई क्योंकि ओरल कैविटी बहुत ही छोटी सी बनी थी। ठीक है, कहते हैं आफ्टर बर्थ जो है हमने अर्ली मैंडिबुलर एडवांसमेंट करवानी होगी वाया डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, यानी कि मैंडिबल की एक्सेसिव ग्रोथ करवानी होगी ताकि ये जो भी मसला आया है इसको हम ओवरकम कर सकें। और ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, पेरी रॉबिन सीक्वेंस। ये एक सिंड्रोम नहीं है। सिंड्रोम के अंदर हमें पता है कि एक स्पेसिफिक जेनेटिक कॉज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं समटाइम्स इस पेरी रॉबिन सीक्वेंस के अंदर 1/3 ऑफ द पेशेंट के अंदर जो है वो देखा गया है कि कार्टिलेज की फॉर्मेशन जो है वो डिफेक्टिव है। तो कार्टिलेज की फॉर्मेशन जो डिफेक्टिव होती है वो हमारे किसी म्यूटेशन ऑफ द जीन की वजह से हो रही होती है। तो जब यहाँ पे हमारी म्यूटेशन इन्वॉल्व हो गई, कोई इस तरह का मसला इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम कह देते हैं स्टिकलर सिंड्रोम। ठीक है, तो स्टिकलर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, आपकी कार्टिलेज की फॉर्मेशन डिफेक्टिव है प्लस पेरी रॉबिन सीक्वेंस की सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं ऊपर वाली। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं, कहते हैं सम चिल्ड्रन जो है उनके अंदर पेरी रॉबिन सीक्वेंस एट बर्थ जो है वो काफी ज्यादा विजिबल होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ जब वो प्रेशर्स वगैरह नहीं रहते तो मैंडिबुलर ग्रोथ जो है वो नॉर्मली शुरू हो जाती है, एंड समटाइम्स एडोलेसेंट में जाके वो कैचअप कर लेती है कि जो भी मैंडिबल शुरू में छोटा था वो अल्टीमेटली साइज जो है उसका उतना ही ग्रो कर जाता है जितना नॉर्मली होना चाहिए था। लेकिन जब स्टिकलर सिंड्रोम होगा तो स्टिकलर सिंड्रोम तो किसी एक प्रेशर की वजह से मसला नहीं आया हुआ था, वो तो एक सिंड्रोम की वजह से मसला आ रहा है, म्यूटेशन की वजह से मसला आ रहा है जिसके अंदर कार्टिलेज डिफेक्टिव है, तो उसके अंदर ग्रोथ जो है वो कैचअप नहीं कर पाती। ठीक है, ये नीचे अगर इन्होंने इमेज दिखाई हुई है, ये एक इमेज जो है वो पेरी रॉबिन सिंड्रोम की ही है जिसके अंदर मैंडिबल जो है स्मॉल रह गया हुआ है, एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है और पैलेट जो है वो क्लेफ्ट है। ठीक है, तो ये हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ ली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बर्थ ट्रॉमा टू मैंडिबल। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, कहते हैं समटाइम्स इन डिफिकल्ट बर्ड्स क्या होता है कि फॉर्सेप जो है वो यूज किया जाता है टू असिस्ट द डिलीवरी, यानी कि फॉर्सेप से बेबी के हेड को पकड़ के खींचा जाता है। ठीक है, यूट्रस से। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जब फॉर्सेप यूज होता है तो वो समटाइम्स आपके टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर इतना प्रेशर डालता है कि दोनों साइड से ये जो टीएमजे का जो ज्वाइंट है वो टूट सकता है। ठीक है, कहते हैं इन थ्योरी तो ये बड़ी एक हम कॉज कह सकते हैं इस डिफेक्ट की, कि आपका क्या होगा जब आप प्रेशर डालेंगे दोनों साइड से तो इंटरनल हेमरेज होगा, लॉस ऑफ टिश्यू होगा आपके टीएमजे का, और अल्टीमेटली आपके मैंडिबल जो है वो अंडर डेवलप्ड होगा। कहते हैं ये बात हम तब तक तो इसको मान सकते हैं जब हम कंसिडर करें कि जो आपका मैंडिबुलर कंडाइल है वही आपका इंपॉर्टेंट ग्रोथ सेंटर है। तो जब कंडाइल टूट जाएगा तो आपकी जो ग्रोथ है वो परमानेंटली नहीं ग्रो हो पाएगी। लेकिन कहते हैं हमें पता है कि हमारी कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग्स के अकॉर्डिंगली कि जो कंडाइलर कार्टिलेज है वो हमारा इट इज़ नॉट वेरी क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मैंडिबल। ठीक है, तो हम इसको ब्लेम तो दे रहे होते हैं फॉर्सेप बर्थ को अपने मैंडिबल की प्रॉपर डेवलपमेंट से, लेकिन इनको हम आपस में प्रॉपरली कोरिलेट जो है वो नहीं कर पा रहे होते। तो मोस्टली जो चिल्ड्रन जिनकी मैंडिबल की डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं एट बर्थ वो किसी ना किसी कंजेनिटल सिंड्रोम का ही हिस्सा होती हैं। ठीक है, ये बस उन्होंने एक बात बताई हुई क्योंकि इसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है बर्थ ट्रॉमा का टू मैंडिबुलर ग्रोथ, तो उन्होंने यहाँ पे बात मेंशन कर दी हुई है, लेकिन कहते हैं हमारी अब की अंडरस्टैंडिंग से हम रिलेट कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट द मेजर कॉज। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती हैं प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटीज इन चाइल्डहुड, यानी कि अब जब बच्चा पैदा हुआ है बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद जो है क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको जॉज की ग्रोथ में जो है मसला आता है। सबसे पहले आता है चाइल्डहुड फ्रैक्चर ऑफ द जॉज। अच्छा, अब इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये होता है कि कहते हैं जब भी चाइल्डहुड में कोई फॉल होती है तो जो कंडाइलर नेक है वो मोस्ट वल्नरेबल होती है और वो जो है वो फ्रैक्चर कर जाती होती है। ठीक है, लेकिन कहते हैं फॉर्चुनेटली कंडाइलर प्रोसेस जो है वो इटसेल्फ रीजनरेट करने लग जाता है आफ्टर अर्ली फ्रैक्चर्स। ठीक है, इनके पता भी नहीं चलेगा और वो एरिया जो है वो खुद से ही रीग्रो होने लग जाता है। लेकिन इन सम केसेस क्या होता है, इन सम केसेस ये होगा कि जब यूनिलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर होगा जो कि विच इज़ मच मोर फ्रीक्वेंट देन द बायलैटरल फ्रैक्चर, तो उसके अंदर आफ्टर द फ्रैक्चर पता भी नहीं चलेगा कि कंडाइलर फ्रैक्चर हो गया है। जो बच्चा है वो थोड़ा बहुत रोएगा, उसका दांत हो सकता है चिप ऑफ हुआ हो, लेकिन फिर नॉर्मल डेवलपमेंट उसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई स्वेलिंग नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो उसके अंदर केस के अंदर समटाइम्स क्या होता है कि आपके उस फ्रैक्चर की सराउंडिंग में ही स्कार टिश्यू बन जाता है। ठीक है,
और स्कार टिश्यू बनने की वजह से वो कंडाइल जो है अब ग्रो होना रुक जाता है। अब ये प्रॉब्लम अराइज दिखेगी तब जब एसिमेट्रिक ग्रोथ डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो कंडाइल फ्रैक्चर हुआ था, जो वाला कंडाइल फ्रैक्चर हुआ था जिस साइड का, वो वाली साइड जो है वो लैग बिहाइंड करेगी एज कम्पेयर टू वो वाली साइड जहाँ पे इंजरी नहीं थी। ठीक है, कहते हैं आफ्टर सच एन इंजरी देयर इज इनफ स्कारिंग अराउंड द टीएमजे टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द कंडाइल, यानी कि कंडाइल नीचे मूव नहीं हो पाएगा, आपका जो मैंडिबल है वहां से फॉरवर्ड नहीं आ पाएगा, और जो दूसरी साइड ऑफ द फेस है, रेस्ट ऑफ द फेस है, वो ग्रो हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपको एसिमेट्री तब देखने को मिलेगी जब आपकी ग्रोथ का वो वाला फेज आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कहते हैं कि इस चीज को डिटेक्ट अर्ली कर लेना चाहिए कि अगर कभी भी बच्चे को इस तरह की कोई चोट वगैरह आए तो उसकी क्या हमने करानी है, उसकी हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करानी है एंड अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉ करानी है। उसकी सर्जिकल ओपन रिडक्शन नहीं करानी। सर्जिकल ओपन रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि आप सर्जरी करते हैं, उस कंडाइल को प्रॉपर जगह पे जाके रीअटैच करते हैं, वो आपने नहीं करवाना, क्योंकि सर्जरी की वजह से फर्दर स्कारिंग हो सकती है, जिसकी वजह से फर्दर फ्यूचर में जाके ग्रोथ जो है वो इम्पेयर हो सकती है। तो इसकी बेस्ट थेरेपी क्या होगी? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ द इंजरी एंड अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉ, यानी कि जॉ को फौरन से दोबारा जल्दी मूव किया जाए ताकि जो भी ग्रोथ डेफिशिएंस हैं वो दोबारा वक्त के साथ जो है डेवलप ना हो। अच्छा, अब ये जो है इन्होंने एक यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है जो कि उसी की है कि मैंडिबुलर एसिमेट्री जो है वो स्टार्ट हुई है ड्यू टू डेफिशिएंट ग्रोथ ऑन द अफेक्टेड साइड आफ्टर द फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट कंडाइलर प्रोसेस। तो एट द एज ऑफ 2 जो है इस बच्चे का ये लेफ्ट कंडाइलर प्रोसेस जो है वो फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन 8 ईयर्स ऑफ एज में जाके उसकी मैंडिबुलर एसिमेट्री जो है वो अब वाज़ेह तौर पे विजिबल है। ठीक है, जो ये कहते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड हुई थी 6 ईयर्स में जाके, जब उसकी उस ग्रोथ का टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उससे पहले जो है वो डेफिशिएंसी नहीं पता लगी, अननोटिस चली गई, लेकिन 6 ईयर्स में जाके जब उस टाइम पीरियड आया कि वो वाला एरिया ग्रो करे तो वो वाला एरिया प्रॉपर्ली ग्रो नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा फ्रैक्चर के अलावा कुछ और भी इश्यूज हैं जो कि आपकी मैंडिबुलर एसिमेट्री करवा सकती हैं, जिसके अंदर आ जाती है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आप आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स का इशू है ये, अगर ये आपके टीएमजी को जो जॉइंट को अफेक्ट करेगा, दोनों से भी साइड के टीएमजी के जॉइंट को ये अफेक्ट करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, तो वहां पे आपको एसिमेट्री देखने को मिलेगी। और दूसरा है कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ टिश्यू, जो कि हमारा क्रेनियोफेशियल माइक्रोस्टोमिया है, जो कि अभी हमने पीछे डिटेल में बड़ा पढ़ा है। उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रही थी, उसमें भी हमें एसिमेट्री देखने को मिल रही थी। अच्छा, इसकी अगर हम इमेज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिखाई हुई है कि जौन सा अफेक्टेड साइड ऑफ द जॉ था वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाया, क्योंकि उस टीएमजे के अंदर जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो चुका हुआ था। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मसल डिस्फंक्शन। कहते हैं फेशियल मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपकी जॉ की ग्रोथ को 2 वेज के अंदर अफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट कहते हैं वहां पे फॉर्मेशन ऑफ बोन होना जिस पॉइंट पे आके मसल ने अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे मसल की एक्टिविटी कैसी है, जिस पॉइंट पे मसल ने आके अटैच होना है बोन को, वो वाला एरिया बड़ा ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, डिटरमेंट होता है कि वहां पे मसल किस तरीके से एक्ट कर रहा है। और नंबर 2 मस्कुलेचर इन एन एरिया जहां पे आपकी बोन ग्रो हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो आपका मसल होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू मैट्रिक्स होता है, वो आपकी बोन को किस तरीके से ग्रो करके किस एरिया में उसने डाउनवर्ड फॉरवर्ड उस मसल ने उसको लेके जाना है, वो आपका मसल ही डिसाइड कर रहा होता है कि उसने बोन को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। ठीक है, अब इसके रिलेटिव में 2 बातें करते हैं। कहते हैं अगर तो आपका मस्कुलेचर लॉस हो जाए जो कि इशू टू एनी मोटर नर्व है, तो उससे क्या होगा कि आपकी मसल एट्रोफी तो होगी ही होगी, फर्दर वो वाला पार्ट आपका फेस का जहां पे मसल की एट्रोफी हो रही है, आपका वो वाला पार्ट ऑफ फेस जो है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगा। यानी कि मोटर नर्व अगर आपकी डैमेज होती है जिससे आपका मसल डैमेज हो जाता है, मसल मूव नहीं होता, तो उसके साथ साथ आपका सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू दोनों ही डेफिशिएंट रह जाएंगे, यानी कि फुल उस एरिया का जो बोन भी नहीं डेवलप होगी और मसल तो काम ही नहीं कर रहा क्योंकि वहां की मोटर नर्व डैमेज हो चुकी हुई है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज हमने बात कर ली। दूसरी चीज इसके अंदर आती है, कहते हैं अगर एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि मसल जो है वो एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पे ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन वैसी ही आएगी जैसी स्कारिंग के अंदर ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन आ रही थी। जिसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस के अंदर क्या होता है, आपका जो हेड है वो ट्विस्ट हो जाता है क्योंकि आपके नेक मसल्स की, जो कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड होता है, उसकी टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, यानी कि एक्सेसिवली आपका वो वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है टॉर्टिकोलिस में। अब इससे क्या होगा, इससे उस मसल के नीचे जो आपका बोनी हिस्सा होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी क्योंकि उस बोन के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो बाहर निकल नहीं सकती, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आपको फेशियल एसिमेट्री देखने को मिलेगी। इसके ऑपोजिट एक चीज आती है जिसके अंदर आपकी मसल की डिस्ट्रॉफी है,
मसल की डिस्ट्रॉफी है मतलब कि आपकी सेरेब्रल पाल्सी है ड्यू टू मसल वीकनेस सिंड्रोम, और आपका वो मसल जो है वो किसी किस्म का बोन के ऊपर प्रेशर डाल ही नहीं रहा। अब जब वो बोन के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाल ही नहीं रहा, तो मैंने भी ऊपर आपको बताया कि आपका मसल ही आपकी बोन को डायरेक्ट कर रहा होता है कि आपकी बोन किस तरीके से डाउनवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड जाए, किस डायरेक्शन में आपकी बोन ने ग्रो करना है। वो मसल की कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो उस बोन को गाइड कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मसल ही नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका मैंडिबल जो है वो ड्रॉप डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फेशियल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये उस केस के अंदर बात कर रहे हैं जब आपका मैसेटर मसल जो है वो बिल्कुल ही वीक है या एब्सेंट है, तो आपका क्या हो रहा है, आपका मैंडिबल जो है वो प्रॉपरली जो उसने फॉरवर्ड ड्रो करना था वो नहीं करेगा बल्कि डाउनवर्ड चला जाएगा। जब आपका मैंडिबल, क्योंकि उसको एक तरफ से प्रेशर ही नहीं आ रहा मसल का, वो बिल्कुल डाउनवर्ड गिर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी इंटीरियर फेशियल हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, फेशियल प्रोपोर्शंस जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। उसके अलावा एक्सेसिव इरप्शन होगी आपकी पोस्टीरियर दांतों की, जिसकी वजह से आपकी ओपन बाइट हो जाएगी, क्योंकि मैंडिबल बहुत नीचे गया हुआ है, तो जब दांतों का कांटेक्ट डेवलप नहीं हो पा रहा होता तो दांत सुप्रा इरप्ट करते हैं। तो जब दांत सुप्रा इरप्ट करेंगे पीछे से, तो आपकी इंटीरियर ओपन बाइट आ जाएगी और अल्टीमेटली कहते हैं आपका एक नैरोइंग मैक्सिलरी आर्च आपको दिखाई देगी। इस सब की इन्होंने इमेज भी यहाँ पे बड़ी अच्छी बना के दिखाई हुई है। अच्छा, ये तो इन्होंने दिखाया हुआ है फेशियल एसिमेट्री, जिसके अंदर बॉय का जो मेसेटर मसल है वो लार्जली मिसिंग है ऑन द एब्सेंट लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड पे उसका मैसेटर मसल मिसिंग है, तो मैंडिबल की जो ग्रोथ है वो भी कहते हैं उस साइड पे आपको बिल्कुल ही एब्सेंट दिखाई गई है या बिल्कुल ही डेफिशिएंट दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ पे मसल ही नहीं है, वो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो मैंडिबल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही आपको एब्सेंट दिखाई दे रहा है। तो ये उस केस के अंदर है कि जहाँ पे कहते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू आपका मिसिंग है, तो आपका जो हार्ड टिश्यू है वो भी आपका बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे जो इमेज दिखाई हुई है वो टॉर्टिकोलिस की दिखाई हुई है, जिसके अंदर एक एरिया बहुत ही ज्यादा बच्ची का क्या था, टाइट था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां की बोन ग्रो नहीं कर पाई। तो इसके अंदर भी फेशियल एसिमेट्री आ गई, क्योंकि एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन थी तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रही आपकी। और ये आपकी लास्ट वाली चीज आ जाती है जिसके अंदर लेंथनिंग ऑफ द लोअर फेस हो गई है, क्योंकि मसल की वीकनेस थी। जब मसल वीक था, मसल की डिस्ट्रॉफी थी, तो मसल ने प्रॉपर प्रेशर नहीं डाल के रखा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कराई मैंडिबल की, तो एंटीरियर ओपन बाइट हो गई, लेंथनिंग ऑफ द फेस हो गई हुई है, पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि सुप्रा इरप्ट हो गए हैं आपके दांत और वो आपस में बाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये हमने दो से तीन चीजें देखी हैं उस केस के अंदर, जो कि मसले आपको चाइल्डहुड में अराइज हुए, यानी कि नॉर्मल बर्थ थी लेकिन मसले विद टाइम जो है अगर कोई डेवलप हुए, जिसकी वजह से आपके जॉस की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होने लग गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं डिस्टर्बेंसेस अराइजिंग इन दी एडोलेसेंस और अर्ली एडल्ट लाइफ, ठीक है। अब इसमें दो इश्यूज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पहला है यूनिलैटरल एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इसमें बस हमें याद आसानी हो गई, कहते हैं इसकी नोन जो है वो इंटायरली अननोन है और ये मोस्टली गर्ल्स को अफेक्ट कर रहा होता है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 20, ठीक है। इसमें क्या है, 15 ईयर्स से 20 ईयर्स की एज में जाके पता नहीं क्यों अननोन कॉजेज की वजह से मैंडिबल की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिलैटरली एक्सेसिव हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिकली वो नॉर्मल होती हैं, हार्मोनली वो नॉर्मल होता है सारा मसला। तो अगर ये कंडीशन कहते हैं, पहले इसको हम कंडाइलर हाइपरप्लेजिया कहते थे क्योंकि सिर्फ कंटाइल कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर मैंडिबल भी ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है तो इसको हमने कह दिया हुआ है हेमी मैंडिबुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। रीजन अननोन है। दूसरा मसला इसके अंदर आ सकता है एक्रोमेगैली का। एक्रोमेगैली में तो हमें पता है कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए होते हैं, तो इसमें हमारे हाथ फीट ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ग्रो करती हैं एडोलेसेंस में जाके। तो आपके इसके साथ साथ जो जॉ है वो भी मैंडिबल की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो सकती है। एक्रोमेगैली में कहते हैं हाथों के साथ साथ जॉ, फीट के साथ साथ जॉ इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो मैंडिबल जब बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो आपकी क्लास 3 स्केलेटल जो मैलोक्लूजन है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस में जाके आपका ग्रोथ स्पर्ट आता है, कार्टिलेज कॉन्डाइलर कार्टिलेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है, मैंडिबल ग्रोथ जो है वो भी उसकी इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा होती है। और इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं कि जिस ट्यूमर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर आया हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, उस ट्यूमर को जो है वो रिमूव करवाया जाए एंड अल्टीमेटली ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी हो, जो मैंडिबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है उसकी रिपोजिशनिंग करवाई जाए, ठीक है। तो ये वाला हमारा मसला आ गया जो कि हमारे एडोलेसेंस के अंदर आ रहा है। अब लास्ट इसके अंदर इशू के अंदर हमारे पास आ जाते हैं डिस्टर्बेंसेस ऑफ द डेंटल डेवलपमेंट, यानी कि वो मसले जो कि सिर्फ डेंटल इश्यूज के आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये जितनी भी बातें ऑलमोस्ट हमने ये सारी बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास कुछ कंजेनिटली मिसिंग टीथ हो सकते हैं। कंजेनिटली कोई मिसिंग टीथ होंगे तो ऑफकोर्स मैल ऑक्लूजन वगैरह जो है वो ऑब्वियस होगी।
अब इसके अंदर कहते हैं मिसिंग टीथ को हम कहते हैं टूथ एजेनेसिस, यानी कि टूथ फॉर्मेशन ही वहाँ पे नहीं हुई। अब इसमें भी काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, कुछ हमारे पास होते हैं ओलिगोडोंशिया, कुछ एनोडोंशिया। वो चीज़ों की डेफिनेशंस देख लेते हैं जल्दी, लेकिन हमने पढ़ी नहीं है बहुत दफ़ा। एनोडोंशिया मतलब कि टोटल एब्सेंस ऑफ टीथ, जो कि बहुत ही रेयर है, नॉर्मली ये नहीं होती। ओलिगोडोंशिया मतलब एब्सेंस ऑफ मैनी बट नॉट ऑल टीथ, ये भी कम ही होती है। और फिर आ जाती है हमारे पास हाइपोडोंशिया, जो कि होती है एब्सेंस ऑफ फ्यू टीथ, जो कि सबसे ज़्यादा अगर इन एब्सेंस ऑफ कंजेनिटली मिसिंग टीथ में देखा जाए तो हाइपोडोंशिया ही मेनली हो रहा होता है। इसमें होता क्या है, कहते हैं अगर आपका प्राइमरी टूथ बड मिसिंग होगा तो चांसेस हैं कि आपका परमानेंट टूथ बड भी मिसिंग ही होगा, क्योंकि परमानेंट दांत जो है वो आपके प्राइमरी प्रीडिसेसर से ही निकल रहा होता है। ये बात हो गई। फिर नीचे आ जाए, कहते हैं एनोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया जो हैं वो आपके एक सिस्टेमिक एब्नॉर्मलिटी के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर होता है जो होता है एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। हमने बहुत दफ़ा ये अपने पुराने सब्जेक्ट्स में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। और इस एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के अंदर और क्या क्या इश्यूज आते हैं कि आपके थिन स्पार्स हेयर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, और कंजेनिटली काफ़ी सारे आपके जो दांत हैं वो मिसिंग होते हैं, क्योंकि जो एक्टोडर्म की लेयर है वो इसके अंदर मिसिंग है। एक्टोडर्म ने दांत भी बनाने हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी बनाने हैं, बाल भी बनाने हैं, ठीक है। ओकेजनली कहते हैं ओलिगोडोंशिया हो सकता है विद नो अदर अपेरेंट इशूज, जैसे कि ऊपर एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के अंदर तो काफ़ी सारे इशूज हैं ना, लेकिन समटाइम्स ओलिगोडोंशिया आ सकता है विदाउट एनी फर्दर कंजेनिटल इशूज। अच्छा, नीचे आ जाएं तो वही वाली बात की हुई है कि ओलिगोडोंशिया और एनोडोंशिया जो है वो ज़्यादा रेयर हैं, हाइपोडोंशिया फिर भी रिलेटिवली कॉमन है। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली मिसिंग टीथ होता है, एज अ जनरल रूल बताया हुआ है, मोस्ट कॉमन मिसिंग टूथ होगा आपका मोस्ट डिस्टल टूथ ऑफ एनी टाइप। यानी कि अगर इंसाइजर्स में से कोई दांत में मिसिंग होना है तो वो लेटरल इंसाइजर हमेशा ज़्यादा मिसिंग होता है आपके। फिर प्री मोलर की क्लास में से अगर कोई दांत मिसिंग होना है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो सेकंड प्री मोलर हमेशा मिसिंग होता है। और मोलर्स में से अगर कोई दांत मिसिंग होना है तो वो हमें पता है सबसे ज़्यादा मिसिंग दांत आपका विजडम टूथ होता है। और केनाइन जो है वो कहते हैं आर रेयरली मिसिंग टूथ, ठीक है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा मिसिंग दांत होना हो सकता है हर क्लास में से, उसका डिस्टल मोस्ट पार्ट, लेटरल इंसाइजर, सेकंड प्री मोलर एंड थर्ड मोलर। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट आ जाएगी मेल फॉर्म्ड और सुपरनुमरी टीथ। मेल फॉर्म यानी कि कोई जब मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन स्टेज आती है आपकी टूथ फॉर्मेशन की, तो उस टाइम पे आपका जो दांत है वो डिफरेंटली फॉर्म हुआ। अब इसके अंदर पर्टिकुलरली मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर की शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है, या मैंडिबुलर और मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर की जो शेप है वो कुछ डिफरेंट हो सकती है। हमें पता है मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर जो है वो आपको पेग लेटरल शेप के अंदर जो है वो मिल रहे होते हैं। दूसरी बात आती है सुपरनुमरी टीथ, यानी कि एक्स्ट्रा टीथ, जो कि इनिशिएशन और प्रोलिफरेशन स्टेज ऑफ डेंटल डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा कोई अगर आपका टूथ फॉर्म हो गया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टूथ बड, तो वो हो जाता है हमारा एक्स्ट्रा टीथ। मोस्टली आपको मीजियोडेंस देखने को मिलता है, जो कि आपकी मैक्सिलरी मिडलाइन में प्रेजेंट होता है दो इंसाइजर्स के दरमियान में, या आपको कोई सेकेंडरी प्रीमोलर एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है, या थर्ड मोलर या फोर्थ मोलर जो है एक्स्ट्रा मोलर जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। आगे आ जाएं तो ये इमेजेस तो खैर हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ऊपर जो सबसे दिखाया हुआ है वो है हमारे पास एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया का एक क्लिनिकल फीचर्स किस तरीके के होते हैं। बच्चे क्या बाल देखें तो वही जो हमें बताए हुए हैं कि स्पार्स होंगे, कोर्स होंगे, कम होंगे, और कहीं कहीं से मिसिंग है, कलर भी उनका जो है वो ख़राब होता है। उसके अलावा क्या है, बच्चे को ओलिगोडोंशिया है, यानी कि मिसिंग टीथ जो हैं वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हैं। फर्दर हमें पता है क्या इसके अंदर होगा, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर मिसिंग होंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक सिंड्रोम आ जाता है जो कि है क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो क्लेविकल्स होते हैं, कॉलर बोन यानी कि वो मिसिंग होती है, काफ़ी सारे सुपरनुमरी और अनइरप्टेड टीथ होते हैं जो कि इरप्ट नहीं हो पाते। ये एक क्या है, ये एक कंजेनिटल सिंड्रोम है जिसके अंदर सुपरनुमरी टीथ सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है ट्रोमैटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ, यानी कि इसके अंदर ड्यूरिंग ग्रोथ अगर कोई बच्चा की फॉल की वजह से क्या हो कि उसकी जो प्राइमरी टूथ बड है वो, या उसका जो प्राइमरी टूथ है वो परमानेंट टूथ बड को डिस्प्लेस करवा दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, तो ये क्या है, ये एक ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट है टूथ की। यानी कि नॉर्मली ग्रोथ हो रही थी लेकिन प्राइमरी टूथ का ऐसा फ्रैक्चर हुआ या ऐसा उसके ऊपर ब्लो आई कि नीचे का जो परमानेंट टूथ बड था उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्राउन होता है और परमानेंट टूथ उसकी जो फॉर्मेशन है वो रुक जाती है, तो एक बहुत ही डिफेक्टिव क्राउन की फॉर्मेशन होगी अल्टीमेटली आपके परमानेंट दांतों में। या सेकेंडरीली क्या हो सकता है इसके अंदर कि आपका परमानेंट क्राउन कंप्लीट हो चुका हुआ है, वो इरप्ट भी हो चुका हुआ है, लेकिन अभी आपकी जो रूट फॉर्मेशन है परमानेंट दांत की वो चल रही है,
उस टाइम पे अगर कोई ट्रॉमा होगा तो उससे क्या होगा, या तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ ऑफ रूट जो है वो रुक जाएगी जिसकी वजह से शॉर्टन रूट होगी, या वो एक एंगुलेशन पे आ जाएगी जिसको हम कहते हैं डायलेसरेशन। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट बात करते हैं, कहते हैं अगर आपका फुल ही टीथ जो है वो डिस्प्लेस आउट हो जाता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, तो उसको आपको इमीडिएटली रिप्लेस कर लेना चाहिए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जब आप उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर लेते हैं तो दांत तो जुड़ जाता है आपका प्रॉपरली, लेकिन वहाँ पे क्योंकि स्कारिंग हो जाती है तो स्कारिंग की वजह से एनकाइलोसिस हो जाती है उस दांत की, यानी कि वो जॉ बोन के साथ परमानेंटली फ्यूज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फर्दर नॉर्मल टीथ मूवमेंट जो है वो रुक जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का फर्स्ट टॉपिक जो कि था स्पेसिफिक मैलक्लूजन। अब यहाँ पे तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है।